हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस का मतलब क्या होता है, हम इसको पार्ट्स में करके समझेंगे। माय मतलब मसल, एस्थीनिया मतलब वीकनेस, और ग्रेविस मतलब ग्रेव यानी बहुत गंभीर, मतलब सीरियस प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो इट इज सीरियस मसल वीकनेस, यानी बहुत ज्यादा मसल वीक हो जाती है। इसमें क्यों हो जाती है वही जानेंगे हम आज। तो इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग, किसको अफेक्ट करती है? स्केलेटल मसल को। और क्यों? ऑटो इम्यून का क्या मतलब है कि अपना ही इम्यून सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज बनाता है अपनी ही मसल्स के अगेंस्ट। मसल्स में एक अभी मैं डायग्राम बता के बताऊंगी, ठीक है। अफेक्टिंग स्केलेटल मसल, होता क्या है इसमें? ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती, ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? एसिटाइल कोलिन, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं ACH। एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, NT, ठीक है। इस न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स होते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। यूजुअली एंटीबॉडीज कब बनती है? जब बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन आता है। फॉरेन एंटीजन, फॉरेन यानी कि बाहर से आ रहा है। बाहर से जब कोई एंटीजन आएगा तो बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी उस एंटीजन के अगेंस्ट। बट यहाँ पे कुछ अनयूजुअल हो रहा है। क्या? अपने ही रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, इसीलिए हम इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल रहे हैं, राइट। तो ड्यू टू विच, इसकी वजह से होता क्या है? मसल वीकनेस एंड मसल फटीग। फटीग मतलब थकावट, मसल थक जाती है, बहुत वीक हो जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। ऑब्वियसली मोटर सिस्टम इज अफेक्टेड, मोटर सिस्टम इज अफेक्टेड। और इसमें अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या होती है आपकी? ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन। ऑक्यूलर मतलब आईज से रिलेटेड, तो आपकी आईज में सबसे पहली मैनिफेस्टेशन होगी, अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको कुछ भी अननेचुरल समझने से पहले नेचुरल पता होना चाहिए, मतलब नॉर्मल क्या है। तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं? नॉर्मल NMJ। अब व्हाट इज NMJ? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये क्या होता है? जहां पे एक न्यूरॉन मसल से मिलेगा जाके, वहां पे बनेगा साइनैप्स होता है। इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
नर्व और मसल का जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट। हम वही यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं। कौन से आयन के लिए? कैल्शियम आयन के लिए, ठीक है। यहाँ पे होगा कैल्शियम बाहर आने के लिए कुछ चैनल्स चाहिए होते हैं, दैट इज आयन चैनल्स। ये है हमारे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, राइट। और अब एसिटाइल कोलिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, जब भी सिग्नल आएगा तो एसिटाइल कोलिन ही आगे जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगा मसल पे होंगे आपके, ये हमने अगर मसल बना दी तो मसल पे ये मैंने बनाए हैं रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स। और एसिटाइल कोलिन यहाँ से निकलेगा ऐसे करके, एक वेसिकल बनेगा ये ऐसे, और एसिटाइल कोलिन बाहर आ जाएगा। कहाँ पे? इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो जगह दिख रही है क्लेफ्ट मतलब ये वाली जगह, साइनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर साइनैप्स बोलते हैं इसको। यहाँ पे आएगा एसिटाइल कोलिन, उसके बाद अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, उसके बाद ही मसल मूवमेंट होती है। ये हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। तो जब हमारे मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है, यही वाले एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, राइट। एंटीबॉडीज, इसी के अगेंस्ट है एंटीबॉडीज। तो अब रिसेप्टर्स कम हो जाएंगे तो सिग्नल ट्रांसमिशन भी कम हो जाएगा, अपने आप मसल वीक हो जाएगी, मसल मूवमेंट वीक हो जाएगा और मसल फटीग होने लगेगी। अब यहाँ पे ये है हमारा नॉर्मल एनएमजे जिसमें इतने सारे रिसेप्टर्स हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, आगे जाएगा, और दिस इज द नॉर्मल एनएमजे। अब एमजी में क्या हो रहा है? एमजी क्या है? एमजी हेक्टर नहीं है, एमजी मायस्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है। एमजी में ये ग्रीन कलर की बनाई हुई है इन्होंने एंटीबॉडीज। लेट्स जूम इन, ये है एंटीबॉडीज अगेंस्ट ये रिसेप्टर। तो अब ये वाले रिसेप्टर काम नहीं करेंगे, अब ये फंक्शन करना बंद हो गए। ये बचा एक, मतलब कई सारे बच्चे होंगे बट हम इतने से में देख रहे हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स नॉन फंक्शनल हो गए तो थोड़े से बचे। अब जितना एसिटाइल कोलिन आएगा थ्रू यहीं जाएगा, इसी वाले रिसेप्टर के थ्रू। तो मसल की सिग्नल जो आ रहा है वो हुआ तो वीक होने की वजह से, सिग्नल वीक होने की वजह से मूवमेंट भी वीक हो गई, राइट। होता क्या है? नंबर ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक, मैंने क्या बताया, ये साइनैप्स होता है बीच वाला, तो पोस्ट साइनेप्टिक यानी साइनैप्स के बाद, प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन पे होंगे वो प्री साइनेप्टिक होंगे, जो रिसेप्टर्स मसल पे होंगे वो पोस्ट साइनेप्टिक होंगे। तो नंबर ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक, कौन से रिसेप्टर्स? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। उस वजह से कैपेसिटी टू ट्रांसमिट, किस चीज की कैपेसिटी? क्या करने के लिए? सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए। तो सिंपली कैपेसिटी टू ट्रांसमिट सिग्नल्स डिक्रीज। रिसेप्टर कम हुए तो सिग्नल भी कम अब ट्रांसमिट होंगे, सिंपल। नर्व सिग्नल्स हमारे कम ट्रांसमिट होंगे। तो ये हो रहा है हमारा मायस्थीनिया ग्रेविस में। मेन इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है। तो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। इसकी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स की, क्योंकि मैंने क्या बताया कि अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस होती हैं।
तो हो सकता है आपको और कोई मैनिफेस्टेशंस मिले ही ना, सिर्फ फेशियल फीचर्स मिले, सिर्फ आईज में ही वीकनेस मिले, आईज की मसल्स में। अगर आईज की मसल्स वीक मिलेंगी तो ड्रूपिंग होगी आईलिड्स की, जिसे क्या कहते हैं, अभी हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स को कहते हैं टोसिस। इसकी एक पिक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी मतलब कॉज, क्यों हो रहा है मायस्थीनिया ग्रेविस। या तो आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं। क्या बन रही है? ऑटो एंटीबॉडीज। जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस है, ऐसे और भी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। या फिर इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब अननोन कॉज, कॉज पता ही नहीं है क्यों हो रहा है, ऐसे भी केसेस होते हैं। अननोन कॉज मतलब इडियोपैथिक। एंड लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है? लेटेस्ट रिसर्च बोलती है कि थाइमस इन्वॉल्व है। थाइमस कैसे इन्वॉल्व होगा? थाइमस में कुछ सेल्स होंगे जो ऑटो एंटीबॉडीज बना रहे हैं। अब नॉर्मली तो नहीं होता ये, यानी कुछ तो गड़बड़ है थाइमस में। वो गड़बड़ क्या होगी? थाइमोमा। थाइमोमा क्या है? ट्यूमर। जब भी ओमा आ जाए, OMA मतलब कि ट्यूमर की बात हो रही है, ठीक है। तो थाइमस में ट्यूमर यानी थाइमोमा, कुछ एबनॉर्मल सेल्स जो ऑटो एंटीबॉडीज बना रहे हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट में वैसे हम इसकी बात करेंगे, लेकिन अगर थाइमस की वजह से हो रहा है तो हम थाइमस को निकाल देंगे सिंपली सर्जरी करके। वो हम ट्रीटमेंट में बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अदर क्लिनिकल फीचर्स पे मैंने क्या बताया था कि अर्लीस्ट आपको ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस मिलेंगी। ये है अर्लीस्ट फीचर, राइट। देन आपकी स्केलेटल मसल्स की प्रॉब्लम है, स्केलेटल मसल्स वीक हो रही है इसमें, तो स्केलेटल मसल्स की वीकनेस एंड फटीग। तो इसीलिए दिस कंडीशन improves on rest। यहां लिख लेते हैं improves on rest। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मायस्थीनिया ग्रेविस improves on rest, क्योंकि इसके जैसी एक और डिसऑर्डर है विच इज लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, जो बिल्कुल उल्टा है। उल्टा इन द सेंस इस पॉइंट में उल्टा है कि इट improves on muscular exercise, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ इंप्रूव करेगी कंडीशन लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में। जबकि मायस्थीनिया ग्रेविस में आप रेस्ट करोगे, पेशेंट रेस्ट करेगा तो इंप्रूव करेगी कंडीशन, क्योंकि हमने अभी देखा एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स कम हो गए हैं, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल आ रहा है वो कम आ रहा है। तो जितनी ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा एसिटाइल कोलिन खत्म होता जाएगा, पहले ही कम है सिग्नल और कम हो जाएंगे। तो एज द डे प्रोग्रेसेस, यानी सुबह जब पेशेंट उठा तो वो ठीक रहेगा, मान लो उसकी सिर्फ ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस है, सिर्फ ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो रही है, तो जब सुबह पेशेंट उठा है तो ही विल फील फाइन। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतेगा, शाम तक आते आते उसको लगेगा कि उसकी आईलिड ड्रूप कर रही है, एंड यूजुअली यूनिलैटरल कंडीशन मिलती है हमें पेशेंट्स में देखने को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मायस्थीनिया ग्रेविस इंप्रूव्स ऑन रेस्ट। जैसे जैसे सुबह से लेकर शाम हो गई, सुबह से आंखों का काम हो रहा है, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आई मसल्स काम कर रही है ना, तो धीरे धीरे थक जाएंगी, फटीग हो जाएगा, वीक हो जाएंगी मसल, शाम तक ड्रूप होने लगेंगी आईलिड्स, दैट इज टोसिस होने लगेगा। यहाँ लिखा है देखो, डिप्लोपिया एंड टोसिस, क्या क्या ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं? डिप्लोपिया यानी डबल विजन, और टोसिस यानी ड्रूपिंग, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। एक और पिक्चर है वो भी दिखाऊंगी। ऑल्सो योर फेशियल पैरालिसिस। अभी ये सब हम क्लिनिकल फीचर्स जब लिस्ट करेंगे उसमें लिख लेंगे।
दिस इज योर ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है? ये ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस हैं, ब्लरी विजन और डबल विजन यानी डिप्लोपिया एंड टोसिस, ये दो चीजें ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन सबसे पहले आपको पेशेंट में यही देखने को मिलेंगी ज्यादातर। ऑलराइट, अब देखते हैं अदर क्लिनिकल फीचर्स। और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे? नेक की मसल्स रिजिड हो सकती है, नेक मसल रिजिडिटी मिलेगी आपको। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्यों? अगर आपका डायफ्राम इज ऑल्सो मसल, अगर डायफ्राम वीक हो गया, डायफ्रामेटिक पैरालिसिस हो गया, ये वर्स्ट कंडीशन में होता है, दिस इज मायस्थीनिया क्राइसिस, उसकी भी हम ग्रेडिंग में बात करेंगे अभी। अगर डायफ्रामेटिक पैरालिसिस हो गया तो पेशेंट सांस भी नहीं ले पाएगा, रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाएगा। इस केस में आपको मायस्थीनिया क्राइसिस के केस में मैकेनिकल वेंटिलेशन देने की जरूरत पड़ती है। दिस इज ग्रेड 4, दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स हैं तो ये सब ग्रेड्स के मिक्स्ड है, हम जब ग्रेडिंग की बात करेंगे तब और समझ में आएगा। फिर आपकी जनरलाइज्ड वीकनेस तो है ही, क्योंकि मोटर सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। स्केलेटल मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं? जो आपकी वॉलंटरी मसल्स होती हैं, जिनको आप खुद से हिला रहे हो, हाथ पैर की मसल्स खुद से आप यूज कर पा रहे हो। जनरलाइज्ड वीकनेस, तो पूरी बॉडी में सारी मोटर मसल्स इफेक्ट हो जाएंगी, तो जनरलाइज्ड वीकनेस हो जाएगी। देन आपकी अगेन वही कि मोटर सिस्टम की एबनॉर्मेलिटीज होंगी। ये बात हो गई हमारी इन जनरल क्लिनिकल फीचर्स की। अब जब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे उससे पहले मैं आपको एक बार ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स की एक और पिक्चर दिखा देती हूँ। दिस इज योर नॉर्मल आईलिड, ये आपकी एमजी वाली, एमजी हेक्टर नहीं, एमजी इज मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस में अर्लीस्ट सिम्टम ऑक्यूलर सिम्टम्स होते हैं। ये देखो, नॉर्मली आपकी आईलिड यहां तक रहती है, कॉर्निया को थोड़ा सा कवर करती है, लेकिन जब ये ज्यादा कवर करने लगे आपको देख के लगेगा इंसान नींद में है, जबकि उसकी मसल वीकनेस है। मसल वीकनेस एंड फटीग की वजह से, जैसे मैंने बताया, जब पेशेंट सुबह उठेगा तो उसको बिल्कुल ठीक फील हो रहा होगा, कोई आईलिड उसकी ड्रूप नहीं हो रही होगी, बट जैसे जैसे दिन बीतेगा शाम तक मसल थक जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, एसिटाइलकोलिन खत्म हो जाएगा, न्यूरो ट्रांसमीटर है हमारा, तो सिग्नल ट्रांसमिट होने कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये कंडीशन मिलेगी आपको। क्या कहते हैं इसको? टोसिस। Ptosis is the medical term for drooping of eyelid. Right? अब हमने क्या बात करनी है? ग्रेडिंग की बात करनी है। तो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन। ग्रेड 1, 4 ग्रेड्स हैं, एक एक करके देखते हैं। सिंपली इन वन लाइन, ग्रेड 1 में ओनली आईज आर अफेक्टेड, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ओनली आईज अफेक्टेड। ग्रेड 2 में आपकी माइल्ड टू मॉडरेट मायस्थीनिया ग्रेविस होगा, यानी थोड़ी आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगेगी। ऑल्सो जब आप ट्रीटमेंट दोगे तो हो सकता है ठीक भी हो जाए, लेकिन हो सकता है अदरवाइज ट्रीट ना भी हो। तो माइल्ड टू मॉडरेट एमजी विच मे और मे नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। ठीक है, देन आपका सीवियर जनरलाइज्ड वीकनेस। जनरलाइज्ड वीकनेस यानी सारी मसल्स में वीकनेस है, जनरल पूरी बॉडी में, कोई स्पेसिफिक एरिया में नहीं है। जैसे आईज में था तो सिर्फ आईज में था, ऐसा नहीं है, जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस है सारी मसल्स में। तो वो बहुत सीवियर होगा, बहुत सीवियर,
कि आपको हर काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि ये ग्रेड 3 है, ये माइल्ड टू मॉडरेट था, ये आपका ग्रेड 2 था माइल्ड टू मॉडरेट, ग्रेड 3 है सीवियर। देन ग्रेड 4 आ गया हमारा मायस्थीनिया क्राइसिस, जिसमें आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स अफेक्ट हो रही हैं। मायस्थीनिया क्राइसिस इन विच यू नीड मैकेनिकल वेंटिलेशन, क्योंकि रिस्पायर ही नहीं कर पाएगा पेशेंट तो मर जाएगा, तो यू नीड मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन रिक्वायर्ड। तो ये हो गए हमारे ग्रेड्स। इसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे एट लास्ट, कि हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं। एक तो हम पहले एसिटाइल कोलिन को बढ़ाने के लिए, हमारे पास एसिटाइल कोलिन कम हो रहा है, रिसेप्टर्स तो कम हो ही रहे हैं, साथ साथ एसिटाइल कोलिन भी कम कैसे हो रहा है अभी हम डायग्राम से समझेंगे। एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस दे सकते हैं। एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस क्या होते हैं, पहले तो इसके एग्जाम्पल देख लो। पायरिडोस्टिग्मीन जो हम यूज करते हैं, ऑल्सो नियोस्टिग्मीन, ये भी एंटीकोलिनेस्ट्रेस है। अब एंटीकोलिनेस्ट्रेस होता क्या है, आपके एसिटाइल कोलिन को जो ब्रेक डाउन करते हैं, यानी साइनैप्स में इकट्ठे हो रखे हैं एसिटाइल कोलिन, अभी हम नेक्स्ट पेज पे डायग्राम देखेंगे। उस साइनैप्स में जो एसिटाइल कोलिन इकट्ठे हो रखे हैं उनको ब्रेक डाउन करके खत्म कर देते हैं एसिटाइल कोलिन, ठीक है, क्योंकि इतने सारे की हमें जरूरत नहीं होती। अब लेकिन एमजी में क्या हो रहा है, हमारे पास मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है, रिसेप्टर्स कम हो रहे हैं। रिसेप्टर्स कम होने की वजह से सिग्नल वीक हो रहा है। अब सिग्नल स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम रिसेप्टर्स तो बढ़ा नहीं सकते, बाहर बैठे बैठे हम रिसेप्टर्स कैसे बढ़ा देंगे। हम क्या कर सकते हैं, एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस को कम करके एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ा सकते हैं साइनैप्स के अंदर। ये आपको डायग्राम से ही समझ आएगा, इसी पेज पे हम डायग्राम बना लेते हैं। ये है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बीच में है साइनैप्स जहां पे आपके बहुत सारे एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। प्लस ये आपकी नॉर्मल स्टेट है, तो इसमें रिसेप्टर्स भी बहुत सारे हैं, ये है नॉर्मल। अब जब हो जाएगा मायस्थीनिया ग्रेविस, तो उसमें आपके रिसेप्टर्स हो जाएंगे कम, ऑटो एंटीबॉडीज बन गई, अब बहुत थोड़े से रिसेप्टर्स बचे, ठीक है। लेकिन एसिटाइल कोलिन तो उतने ही है, जितने थे उतने ही है एसिटाइल कोलिन। ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से, अभी हम इतने ही दिखाएंगे इस डायग्राम में, ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से आपकी रिसेप्टर्स जो हैं कम हो गए हैं इस कंडीशन में। ये एमजी वाली कंडीशन है, ठीक है, एमजी वाली कंडीशन। अब हमने क्या किया, देखो हमने ट्रीट कैसे किया, हमने दिया पायरिडोस्टिग्मीन विच इज एन एंटीकोलिनेस्ट्रेस, यानी कि एसिटाइल कोलिन अब खत्म नहीं होगा उतनी जल्दी, ये सारे एसिटाइल कोलिन खत्म हो जाते हैं एंटीकोलिनेस्ट्रेसेस की वजह से। रिसेप्टर्स हमारे उतने ही रहेंगे, हमने क्या किया, एसिटाइल कोलिन बढ़ा दिया, तो जो वीक हुआ था सिग्नल वो वापस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम टेस्ट करने के लिए कि इस पेशेंट को यही प्रॉब्लम है, मायस्थीनिया ग्रेविस ही है, क्या करते हैं, यही करते हैं, पायरिडोस्टिग्मीन देंगे और हम चेक करेंगे इन वेरी फ्यू टाइम, इन अ वेरी लेस टाइम उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी। क्यों इंप्रूवमेंट आ जाएगी, क्योंकि हमने एसिटाइल कोलिन बढ़ा दिया, सिग्नल बढ़ा दिया,
तो वो मस्कुलर मूवमेंट्स उसकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी थोड़े ही टाइम में। अगर इसका उल्टा होता, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम होता पेशेंट को और हमने उसको दे दिया होता पैराडोस्टिगमिन, तो उसकी कंडीशन वर्स हो जाती। इसी तरह से हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में से डिफरेंशिएट करते हैं लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम और मायस्थीनिया ग्रेविस को। तो ये हमारा पहली ट्रीटमेंट मोडालिटी है कि हम एंटीकोलिनेस्टरेसिस देंगे। उसके बाद एक सेलिब्रिटी है जिनको मायस्थीनिया ग्रेविस है। एनी गेसेस? अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी, इसीलिए पहले पूछ रही हूँ। ऑलराइट, तो हमारे जो बहुत पुराने, बहुत सीनियर एक्टर हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, उनको भी मायस्थीनिया ग्रेविस है। पता था आपको? पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो जाके इसके बारे में पढ़ना। ऑलराइट, हम अपनी ट्रीटमेंट मोडालिटीज पूरी करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ ली एंटीकोलिनेस्टरेसिस। सेकंड क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज थाइमेक्टमी? जहां पे भी एक्टमी वर्ड आएगा दैट मीन्स काट के निकाल देना। तो मैंने क्या बताया था कि लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग थाइमस इज इन्वॉल्व। थाइमस की वजह से हो रहा है तो हम थाइमस को निकाल देंगे सर्जरी करके, तो उसी सर्जरी को बोलते हैं थाइमेक्टमी। एक्टमी मतलब रिमूवल। तो इसमें हम क्या करेंगे? थाइमस को रिमूव कर देंगे। This is a surgical treatment. Then at last हमारा लास्ट रिजॉर्ट तो बचता ही है, साथ में हम स्टेरॉइड्स चला सकते हैं पेशेंट को। That's it. तो हमारी 3 ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या हुई? पहली तो हम एंटीकोलिनेस्टरेसिस देंगे विच वर्क्स वेरी फाइन। हम पेशेंट्स को एंटीकोलिनेस्टरेसिस ही देते हैं। हम थाइमेक्टमी भी कर सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग थाइमस इन्वॉल्व है। देन स्टेरॉइड्स तो हमारा ऑप्शन रहता ही है। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स।